हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट वीडियो तक मैंने आपको जो है इस लेसन के अंदर जो क्वेश्चंस के अंदर जितने भी अकाउंट बनते हैं, स्टेटमेंट बनते हैं, वो बता दिए हैं कि सबसे पहले आपको वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, उसके बाद P&L एडजस्टमेंट और उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बनेगा। तो अब इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन छोटा सा कराया भी था जिसके अंदर वो सारी चीज़ें बन गई थी। तो उसके आगे मैं एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आज कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जैसे वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट है, तो वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट जैसे मैंने आपको काफ़ी 2-3 क्वेश्चन में बता दिया है, तो इसलिए मैंने इस बार इसको इतना वापस से पूरा स्टार्ट से नहीं करके उसकी इन्फॉर्मेशन को नोट करके यहाँ पे उसका सोल्यूशन कर दिया। फिर भी मैं इसको पूरा समझाता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे बैलेंस शीट की एसेट साइड में पहले फिक्स एसेट्स है, तो फिक्स एसेट्स इसमें आती नहीं, तो करंट एसेट्स है, स्टॉक है, अकाउंट रिसीवेबल है और कैश है। तो जैसे कि स्टॉक हो गया, अकाउंट रिसीवेबल का मतलब ये होता है कि उसमें डेटर और BR, जैसे अकाउंट रिसीवेबल को काफ़ी स्टूडेंट बिल्स रिसीवेबल मान लेते हैं, बट बोथ आर डिफरेंट। अकाउंट रिसीवेबल जो होता है उसके अंदर मतलब कि जहाँ से आपको पैसे मिलने वाले हैं, तो उसमें दोनों चीज़ें शामिल होती है, आपकी डेटर भी और BR भी। और ऐसे कैसे आपका कैश का है, तो कैश वाला जो है वो भी आप इसके अंदर करंट एसेट्स के अंदर शामिल करते हैं। अब उसके बाद करंट लायबिलिटी की साइड की बात करें तो एक तो शेयर कैपिटल है, एक रिजर्व है, रिटेन अर्निंग। तो शेयर कैपिटल, रिजर्व और रिटेन अर्निंग कहते हैं P&L को। तो ये तीनों आपके शेयर होल्डर फंड में चले जाते हैं जो कि नॉन करंट लायबिलिटी है। और उसके बाद अकाउंट पेबल, तो वंस अगेन अकाउंट पेबल जो है वो आपका बिल्स पेबल नहीं होता है, बल्कि क्रेडिटर और बिल्स पेबल की टोटल ये होती है। तो क्रेडिटर बिल्स पेबल की टोटल ये आपने करंट लायबिलिटी के अंदर लिख दी। अब इसके बाद अपन क्वेश्चन को जब सॉल्व करें तो देखें कि इसके अंदर वर्किंग जिन्होंने जैसे वैसे जनरली मैंने बताया, काफ़ी बार बता दी ये पॉइंट, लेकिन फिर भी मैंने एक बार और यहाँ लिख दिया, अगर किसी ने अगर नहीं पहले अटेंड कर रखा हो वीडियो, तो कि हमारा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स में से किसको माइनस करिए, करंट लायबिलिटी को, तो वर्किंग कैपिटल आती है। और ये जो स्टेटमेंट है इसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का आपका फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स में से किसको माइनस करना है, करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं तो वर्किंग कैपिटल आती है। तो हम अगर हमारी करंट एसेट्स अगर बढ़ती है, अगर इस फॉर्मूले की बात करें, तो अगर करंट एसेट्स है पॉजिटिव सम है तो ये बढ़ेगी, तो इसका आंसर बढ़ेगा। ये घटेगी तो इसका आंसर मतलब वर्किंग कैपिटल घटेगी। और करंट लायबिलिटी नेगेटिव सम है, तो अगर ये बढ़ती है तो आंसर को घटाएगी, और अगर ये घटती है तो वर्किंग कैपिटल को क्या करेगी, बढ़ा देगी। तो ये सारी थ्योरी आपको मैंने पहले भी बताई हुई है, फिर एक बार एक्सप्लेन की मैंने। अब जैसे मान लीजिए, देखिए स्टॉक है 150 से 195 हो रहा है, 150 से 195 कितना बढ़ा, 45,000, 45। तो अगर करंट एसेट्स 45,000 बढ़ी तो वर्किंग कैपिटल भी 45,000 बढ़ जाएगी। अकाउंट रिसीवेबल 15 से 150, 45,000 बढ़ा, वर्किंग कैपिटल को एक्सटेंड कर देगा। और कैश 30 से 90 यानी 60,000 बढ़ी, तो वो भी वर्किंग कैपिटल को क्या करेगी, एक्सटेंड कर देगी। अब इसमें आप करंट एसेट्स की टोटल लगा दी। फिर आते हैं करंट लायबिलिटी पर। तो करंट लायबिलिटी में हमारे पास है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल की टोटल, जो 45,000 से कितनी हो रही है, 135। तो अगर करंट लायबिलिटी आपकी जो है वो क्या होती है, करंट लायबिलिटी बढ़ती है, तो वर्किंग कैपिटल को उल्टा वो क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी, घटा देगी। और अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला है हमारा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो पहले साल की करंट एसेट्स 285 माइनस लायबिलिटी 45, तो 240। सेकेंड ईयर में 435 माइनस 35, तो 4 लाख। तो मेरी इसकी जो कंपनी है इसमें आपकी वर्किंग कैपिटल पहले 2,40,000 थी, अब बदल कर 3 लाख हो गई। तो 240 से 3 हुई, तो ये बैलेंसिंग फिगर पता चलेगा कि वर्किंग कैपिटल कितनी चेंज हुई, कितनी बड़ी है, 60,000। तो ये बड़ी है, तो इसके सामने अपन क्या नाम लिख देंगे, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, और इन दोनों कॉलम्स की टोटल कर देंगे। अब ये चीज़ अपन क्रॉस चेक भी कर सकते हैं वापस से, कि जैसे अगर हमारी करंट एसेट जो बड़ी है वो, ये वर्किंग कैपिटल जो इंक्रीज हुई है 45, 90 प्लस 60, 150, और डिक्रीज हुई है आपकी 90। तो आपकी ओवरऑल वर्किंग कैपिटल 1,50,000 तो बढ़ी और 90,000 घट गई। तो इसका अगर डिफरेंस करें तो ये कितना आ रहा है, 60,000। तो इसका मतलब कि 60,000 रुपये वर्किंग कैपिटल इंक्रीज आ रही है और इसकी टोटल 150 है। तो ये क्रॉस चेक हो जाता है कि अगर इसका आंसर इधर 60 है, इधर भी 60 है, तो मतलब आपने यहाँ पर जब लिखे हैं वो सारे अमाउंट प्रॉपर तरीके से लिख दिए। और अगर यहाँ कुछ गलती आ रही है, दोनों में चेंजेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब या तो टोटल में और या फिर यहाँ लिखने में आपने जो है वो क्या कर दिया, कोई एरर कर दिया। काफ़ी लोग इसके अंदर ये सारी कैलकुलेशन नहीं करते हैं, कई लोग इसमें ये पूरा कॉलम भी नहीं बनाते हैं, बट ये अपनी बुक में दोनों दे रखे हैं, तो बेटर है अपने लिए कि अपन भी दोनों बनाकर उसको कंप्लीट करें। अब इसके बाद क्वेश्चन अगर पढ़ें
तो क्वेश्चन के अंदर दो एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं जो फर्स्ट टाइम अपने क्वेश्चंस में जैसे आए हैं। एक तो आपने शेयर इशू करे हैं, जैसे बुक के अंदर जो क्वेश्चन है उसमें 3 लाख से हमारे शेयर 4 लाख हुए। अगर इसमें कुछ भी नहीं लिखा होता तो सिंपली हम यही कहते कि 3 लाख से 4 लाख शेयर हुए, इसका मतलब 1 लाख रुपए के शेयर आपने क्या करे, इशू करे। और आप पैसा मिलता है या पैसा अगर आप देते हो तो आप कहाँ लिखते हो, फंड फ्लो स्टेटमेंट में। वर्किंग कैपिटल में खाली क्या आता है, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, और नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटी की जो चेंजेस है कैश में वो सारे फंड फ्लो में जाते हैं। और जो P&L से रिलेवेंट आइटम्स होते हैं जैसे डेप्रिसिएशन, रिजर्व, लॉस, प्रॉफिट जो भी है तो वो सारे आपके कहाँ जाते हैं, P&L एडजस्टमेंट में। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा होता और ये लिखा होता है कि शेयर आपके 3 से 4 लाख हो रहे हैं सिंपली, तो आप क्या करते कि 1 लाख के शेयर इशू करें तो फंड फ्लो के डेबिट में, सोर्सेज ऑफ फंड में लिख देते। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर जो है आपके नीचे क्वेश्चन में लिखा है कि शेयर्स में से 50,000 के शेयर आपने कैश में इशू करें और 50,000 जो है वो बोनस के रूप में आपने शेयर दिए। तो आई थिंक सो कि आपको शायद बोनस शेयर पता हो, फाइनल ईयर में जैसे अभी पढ़ रहे हैं तो सेकंड ईयर के अंदर ये पूरा आप लोगों के आ रखा है बोनस शेयर क्या होते हैं। हाईलाइटली क्वेश्चंस थे अच्छे खासे इसके फाइनल अकाउंट के अंदर। फिर भी एक बार इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसका मीनिंग क्या होता है। काफ़ी लोग बोनस शेयर, राइट शेयर, स्वेट शेयर सबको मिक्स कर देते हैं। तो बोनस शेयर का मतलब, बोनस का मतलब होता है कि भाई जो आप काम कर रहे हो उससे ज़्यादा अगर रिटर्न मिलता है तो वो रिटर्न आपका क्या कहलाता है, बोनस कहलाता है। तो बोनस शेयर का मतलब ये होता है कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट में से, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, वहाँ से अगर वो आपको कुछ रिटर्न देती है, शेयर्स देती है बिना पैसे लिए, तो उन शेयर्स को अपन क्या कहते हैं, बोनस शेयर। तो बेसिकली बोनस शेयर कंपनी के पास जो आप कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के जो ओनर्स हैं, उनका जो प्रॉफिट पड़ा होता है, रिजर्व पड़ा होता है, उसी के बदले में वो आपको बोनस शेयर देती है। तो अपन यूँ भी नहीं कह सकते बिल्कुल कि वो फ्री में मिला है, आप ही का प्रॉफिट था, आप ही को वापस मिल गया। जैसे सैलरी में से आपके हर महीने 500 रुपये कटे PF के, और जब आप छोड़ के जाते हो तब आपको पैसा मिलता है, तो आप बिल्कुल ऐसा भी नहीं कह सकते कि फ्री मिला है। हाँ ठीक है, कंपनी उस पर अच्छा इंटरेस्ट दे देती है, और कई बार कुछ स्कीम्स में आप जितना जमा कराते होता कंपनी भी आपको दे देती है, तो वो थोड़ा पैसा उसके अंदर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कैश में शेयर्स दिए, तो कैश में शेयर्स अगर देते हैं, शेयर इशू किए आपने 2 अलग अलग तरीके से, इशू ऑफ शेयर्स। तो एक तो आपने कैश में बेचे, इन कैश, और एक आपने जो है दिया है बोनस शेयर, बोनस में। और बोनस जैसे देखिए आप प्रॉफिट रिजर्व किसी में से दिया जा सकता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो है क्वेश्चन के अंदर रिजर्व है, तो पहले हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी कि हम रिजर्व में से बोनस शेयर देंगे। और अगर मान लो क्वेश्चन में रिजर्व नहीं होता तो बोनस शेयर आप कहाँ से देते हैं, P&L से। तो कैश में शेयर बेचे तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। जो बोनस में दिए, रिजर्व में से दिए, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट। और 2 में जो है वो आ जाएगा आपका 2 शेयर कैपिटल, जितने शेयर आपने इशू करे हैं उतने, ठीक है। तो ये आपने बोनस शेयर और कैश में दोनों कितने कितने दिए, 50-50 हज़ार। तो इसकी जो टोटल होगी, इसकी टोटल आपकी हो जाएगी कितनी, 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपीज़ के आपने जो शेयर्स है वो टोटल मिलाकर इशू किए हैं, जिसमें कुछ आपने दिए हैं कैश में और कुछ आपने जो है वो कैसे दिए हैं इसके अंदर, बोनस के रूप में। अब आपको शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि शेयर कैपिटल में जो चाहिए था वो आपको मिल गया। लेकिन देखिए कि आपको एक बेसिक चीज़ मैंने बताई थी कि फंड फ्लो होने के लिए करंट और नॉन करंट का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। तो कैश के बदले शेयर दिए तो बिल्कुल फंड फ्लो होगा, क्योंकि ये करंट और ये क्या है, नॉन करंट। लेकिन रिजर्व्स के बदले अगर आप देते हो तो उससे फंड फ्लो नहीं होगा, क्योंकि रिजर्व भी नॉन करंट लायबिलिटी है, शेयर्स भी नॉन करंट लायबिलिटी है। तो दैट मीन्स कि जो हमारा फाइनल स्टेटमेंट बनता है फंड फ्लो, तो वहाँ पर आपके इस चीज़ का कोई इम्पैक्ट जो है किसी तरह से नहीं आएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन के अंदर एक डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। तो जब भी अगर आपकी कोई फिक्स एसेट्स हो, अभी तक जो हमने एग्जांपल या क्वेश्चन जो भी देखे हैं फिलहाल टिल नाउ, तो वहाँ पर हमारे एसेट्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट था नहीं, तो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको जो है सीधा घटा या बढ़ा तो उसको यूज़ में ले लिया कि भाई अगर कम होती है एसेट्स तो इसका मतलब वो डेप्रिशिएट हो रही है, और अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब आपने उसको परचेज किया है। तो अगर आपके पास कुछ छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन हो तो एटलीस्ट आपका ये अकाउंट जो है एसेट्स का आपके काम आ जाएगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेगा तो वैसे वैसे आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन बेचने की, करने की वो भी आएगी, तो वो भी अपन जो है इसमें क्या करेंगे, शामिल करते रहेंगे। तो मैं इसमें जो अकाउंट बनता है उसकी थ्योरी मैंने आपको बोला भी था, तो वो मैं एक बार भेज दूंगा, बट मैक्सिमम जो है वो इंग्लिश में ज़्यादा है,
तो उसके अकाउंट क्या होते हैं और थोड़ी बहुत जनरल इंग्लिश मैंने लिखा ही है, तो आपको मे भी आराम से समझ में आ जाए। तो एसेट्स के अंदर स्टार्टिंग का बैलेंस टू बैलेंस BD, एंड का बाय बैलेंस, बाय में डेप्रिसिएशन लगता है और खरीदते हैं तो टू में आता है कैश। तो अगर आप कभी भी एसेट्स अकाउंट बनाते हो उसमें कुछ मिसिंग होगा तो मोस्टली डेप्रिसिएशन बाय में कम पड़ने पर और टू में कैश, और अगर डेप्रिसिएशन दिया हुआ हो तो फिर डिफरेंस आएगा तो वो आपके बेचने का आएगा बाय कैश, लेकिन इस क्वेश्चन में है नहीं, तो जब आएगा तब मैं उसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में फिक्स एसेट तो आ रही है 1,90,000, एंड की आपका जो बैलेंस है वो है 210, और हमने इसमें डेप्रिसिएशन लगाया है वो कितना लगाया है 15,000। अब इसके बाद इन दोनों को जोड़ा तो ये 225 हो रहा है और इधर आपके 190 ही है, तो यानी कि 35,000 रुपये इधर कम पड़ रहे हैं बैलेंसिंग फिगर। इसका मतलब कि 35,000 रुपये की एसेट जो है वो आपने इसके अंदर जो क्वेश्चन में क्या की है, परचेज की है, ये आंसर में निकलेगा। और अब इसके बाद और आपको इसमें कोई वर्किंग नोट या कुछ और बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो अपन इसमें P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं जो हमारे आंसर का सेकेंड हिस्सा होता है मेन। और इस क्वेश्चन में थोड़े बहुत एडजस्टमेंट इसमें आ गए हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, और जो लास्ट क्वेश्चन किया उसमें तो कोई एडजस्टमेंट था ही नहीं। तो क्वेश्चन में जो रिटेन अर्निंग करके दिखा हुआ, रिटेन अर्निंग का मतलब होता है कि जो पैसा हमने कमाया और हमारे पास पड़ा है उसको हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। तो रिटेन अर्निंग जो है वो इसमें कितनी दी हुई है आपको, स्टार्टिंग का बैलेंस 30 और एंड का बैलेंस जो है टू बैलेंस CD वो दे रखा है 60,000, तो ये हमने लिख दिया। और अब डेप्रिसिएशन है एक आइटम जो P&L में आता है, तो वो लिख दिया आपने, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, ये है 15,000। और क्वेश्चन हमने जैसे एसेट साइड का पॉइंट हो गया रिजर्व तो कम हो रहा है, तो रिजर्व कम हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, बोनस शेयर जो P&L को इम्पैक्ट नहीं करेगा, रिजर्व बढ़ता है तो P&L में आता है, लेकिन वो इसमें है नहीं और कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में भी नहीं है। तो इसका मतलब कि आपका बस आंसर इसमें आ जाएगा। डेबिट की जोड़ है वो तो 75 हो रही है और क्रेडिट में आपके आ रहा है 30,000, तो यानी कि बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन ये आपके आ जाएगा इसमें फंड फ्रॉम ऑपरेशन डिफरेंस 45,000 आपका आंसर है। और बुक में ये आंसर्स आपको दिए हुए होते हैं तो उससे आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो ये आपके यहाँ पे आ गया फंड फ्रॉम ऑपरेशन। और अब लास्ट एंड फाइनल आपके इसमें जो है वो क्या बनेगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट, जहाँ पर आपने ये सारी चीज़ें जो सारे वर्किंग जो भी किए हैं वो सारे उसमें शामिल होते हैं। तो अभी फंड फ्लो स्टेटमेंट में इसमें आपको जो क्या क्या लिखना है वो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में बेसिकली अपन लोग जो लिखते हैं तो सारे के सारे आइटम जो अभी तक बच गए हैं, जो नॉन करंट आपकी जो एसेट्स है, नॉन करंट लाइबिलिटी है, उसमें जो चेंजेस होते हैं तो वो सारे के सारे आपके कहाँ पे आते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट में। और प्लस हमने जो P&L एडजस्टमेंट का आंसर निकाला है, वर्किंग कैपिटल का जो आंसर निकाला है, तो ये सारे आंसर्स भी हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट में शामिल होते हैं। तो देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट होता है, आपको ध्यान रखना है कि इसमें 2 बाई नहीं लिखेंगे बस, बाकी आएगा डेबिट कैबिट आपकी क्रेडिट साइड में। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि फंड फ्लो स्टेटमेंट इज जस्ट लाइक कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट की तरह ये चलता है। और कैश अकाउंट में जैसे डेबिट में रिसिप्ट और क्रेडिट में पेमेंट होती है, लेकिन यहाँ पे वो वर्ड्स जो है सोर्सेज, अमाउंट, एप्लीकेशन और अमाउंट, ठीक है। तो अब इसमें स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट के एसेट्स में है फिक्स एसेट, तो हमने फिक्स एसेट का लेजर बना रखा है। क्या फिक्स एसेट्स में कोई कैश चेंज हुई है? बिल्कुल हुई है। फिक्स एसेट्स खरीदी है, पैसा आता है तो सोर्स, और पैसा जा रहा है तो एप्लीकेशन में लिखेंगे अपन फिक्स एसेट्स परचेज। कितनी खरीदी आपने? 35,000। उसके बाद अगला इसमें क्वेश्चन के अंदर करंट एसेट्स है, स्टॉक डेटर कैश, वो इसमें आती ही नहीं क्योंकि वर्किंग कैपिटल में आ गई। लायबिलिटी में आते हैं, शेयर्स बड़े हैं, पर अपन ने देख लिया कि शेयर बड़े तो है, लेकिन आपके जो शेयर्स बड़े हैं उसमें 50,000 इसमें आएंगे क्योंकि वही आपने जो है शेयर इशू फॉर कैश, जो कैश के बदले में आपने दिए थे 50,000, सारे के सारे इसमें लिखने नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर है शेयर इशू के बाद रिजर्व्स। तो रिजर्व्स का तो इम्पैक्ट हमने पहले डिस्कस कर लिया कि रिजर्व शेयर्स के कारण कम हुए तो फंड फ्लो में आएंगे ही नहीं,
रिटेन अर्निंग जो P&L का आंसर होता है वो ऑल P&L में लिख चुके हैं। अकाउंट पेबल करंट लायबिलिटी में पहले से आ चुका है। नीचे कोई एडजस्टमेंट फर्स्ट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, दैट मीन्स कि और कुछ बचा नहीं, तब आपको P&L का और वर्किंग कैपिटल का आंसर इसमें शिफ्ट करना है। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हमने इतना पैसा जनरेट किया है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन तो हमने जनरेट किए हैं 45,000 हमारे बिजनेस से, और वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई है जो 99% क्वेश्चन में इंक्रीज का ये बताता है। बिजनेस बढ़ता है, जैसे जैसे बिजनेस से पैसा लगता है और ज़्यादा, तो इस कारण से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होती है। तो वर्किंग कैपिटल अगर डिक्रीज होगी तो उसका मतलब ये होगा कि हमने पैसा जो है वो क्या करा, बिजनेस में से निकाला है या रियलाइज्ड हो गया। और इंक्रीज का मतलब होता है कि बिजनेस में हमने और पैसा लगाया है। तो ये 95,000 इधर की टोटल आ रही और 95 इधर की टोटल आ रही है। दैट मीन्स कि दोनों साइड की टोटल जो है वो आपके इक्वल है और हमारी सारी कैलकुलेशन जो है इसका मतलब सही है। तो अब जो क्वेश्चंस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो वैसे वैसे आपके क्वेश्चंस के अंदर जो मेन फॉर्मेशन है क्वेश्चन की, जैसे वर्किंग कैपिटल हो गया, P&L, फंड फ्लो, वो तो कोई चेंज होने वाला नहीं। लेकिन ये जैसे कि फिक्स एसेट्स के लेजर्स है या कुछ और एडजस्टमेंट्स है, प्रोविजन, प्रपोज डिविडेंड्स, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको जो है वो थ्योरी लिखनी पड़ती है। तो वो मैं देखते हैं कि मेरे पास इंग्लिश में तो अवेलेबल है, हिंदी में भी थोड़ा ट्राई करता हूँ, तो वो मैं आपको एक बार बता दूंगा। और नहीं तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ भी आपको समझाता रहूँगा, जो भी लेजर बनेगा उसमें क्या आता है, किस तरह से उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, थैंक यू।